हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही थी प्राचीन इतिहास के बारे में, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट नंबर 23। ठीक है, जो हमारे लेक्चर चल रहे थे इससे पहले मैं आपको 22 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। ये 23वां यूनिट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे सीमावर्ती राजवंशों का उदय। ठीक है, इससे पहले हमने चोल साम्राज्य पढ़ा और चालुक्य वंश पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में। इसमें हम लोग काफ़ी सारे वंशों को देखेंगे, जैसे पाल वंश है, सेन वंश है, सिसोदिया वंश है, चौहान वंश है, कश्मीर के राजवंश हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आता है पाल वंश आता है। ठीक है, पाल वंश आता है। देखिए इससे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं एक बार मैप के थ्रू। ये हमारा इंडिया का मैप आप मान लीजिए। यहाँ पर जो बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल पर पाल वंश, इसके बाद क्रमशः सेन वंश, फिर क्रमशः गौड़ वंश चल रहा था। गुजरात वाले क्षेत्र पर बल्लभी वंश और मैत्रक वंश का शासनकाल था। और ये कश्मीर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का यहाँ पर शासन चल रहा था। ठीक है, तो ये सारी वंशों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे बंगाल के जो राजवंश थे उनमें पहला आता है पाल वंश। ठीक है, तो देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लेसन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। और ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना और ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए पाल वंश का जो संस्थापक हुआ था उसका नाम था गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी और अपनी कैपिटल बनाई थी मुंगेर को। ठीक है, मुंगेर इसने क्या करी थी, अपनी कैपिटल बनाई थी। अब बात करें गोपाल की, गोपाल ने काफी सारे स्थापना, काफी सारे निर्माण कार्य करे थे। इसने उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी जो बिहार में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, बिहार में। इसने क्या करा था, उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी गोपाल ने। अब देखिए इसके बारे में ज्यादा फैक्ट है नहीं, तो इसके बाद हम सीधे बात करेंगे धर्मपाल की। पाल वंश का ये सबसे महान व प्रतापी शासक हुआ करता था। जो धर्मपाल था, ये पाल वंश का क्या था, सबसे महान व प्रतापी शासक था, जिसने क्या करा था, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें इसने भाग लिया था। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था, धर्मपाल ने भाग लिया था। इसके उपाधियों की हम लोग अगर बात करें तो इसकी उपाधियों में परम रूप से आता है परम सौगात उत्तरापथ का स्वामी। ठीक है, इसको परम सौगात की उपाधि मिली थी और उत्तरापथ का इसको स्वामी बोला जाता था। फिर देखिए उत्तरापथ का स्वामी इसको क्यों कहा जाता था, एक गुजराती कवि थे सोठल। ठीक है, सोठल ने इसको क्या कहा था, उत्तरापथ का स्वामी कहा था। ठीक है, गुजराती कवि थे सोठल, इन्होंने ही इसको उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि दी थी। अब हम बात करें धर्मपाल के बारे में अन्य, तो इसके काफी सारे निर्माण कार्य भी हुए थे। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण भी कराया था धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने क्या कराया था, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कराया था। उदांतपुरी विश्वविद्यालय की हमने बात करी, उसका निर्माण गोपाल ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं तो उसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने। यह भी कहां स्थित है, बिहार में स्थित है। अब देखिए धर्मपाल के बाद जो अन्य जो शासक आता है ये आता है देवपाल। ठीक है, तो देवपाल की बात करें तो इसने अपनी कैपिटल को मुंगेर ही रखी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल थी मुंगेर, इसकी कैपिटल भी मुंगेर ही थी। इसके दरबारी कवि हुआ करते थे वज्रदत्त। ठीक है, वज्रदत्त एक कवि हुआ करते थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है लोकेश्वर शतक नाम से। ठीक है, लोकेश्वर शतक नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और देवपाल में क्या करा था, इसने उदांतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण भी करा था देवपाल ने। ठीक है, उदांतपुरी जो विश्वविद्यालय था गोपाल ने जो इसकी स्थापना करी थी, वहीं पर इसने क्या करा था, बौद्ध मठ का निर्माण करा था देवपाल ने। देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो बात करी थी त्रिपक्षीय संघर्ष, जो धर्मपाल था, धर्मपाल ने क्या करा था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो इसमें पाल वंश से धर्मपाल ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट वंश ने राजा ध्रुव ने भाग लिया था, और गुर्जर जो प्रतिहार वंश था उस वहां से किसने भाग लिया था, वत्सराज ने लिया था। ठीक है, वत्सराज ने लिया था गुर्जर प्रतिहार से, राष्ट्रकूट वंश से लिया था ध्रुव ने, पाल वंश से लिया था धर्मपाल ने। तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे देवपाल की, तो देवपाल के बाद जो अंतिम शासक आते हैं वो होते हैं रामपाल। ठीक है, पाल वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, रामपाल होते हैं। रामपाल के दरबार में भी एक कवि रहते थे जिसका नाम था जीमूत वाहन। क्या नाम था, जीमूत वाहन था, जिनकी एक पुस्तक है दाइभाग नाम से।
ठीक है। दाय भाग नाम से एक पुस्तक है जीमूत वाहन की, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो देखिए पाल वंश के बाद यहां पर शासन हो जाता है सेन वंश का। सेन वंश का यहाँ पर शासन होता है पश्चिम बंगाल पर, बंगाल वाले क्षेत्र पर। तो देखिए सेन वंश की बात करें तो सेन वंश की जो कैपिटल थी वो थी नदिया, यानी इसको लखनौती भी बोला जाता है, लखनऊ नहीं लखनौती, ठीक है। लखनौती इसकी कैपिटल थी। देखिए इसकी बात करें तो सेन वंश का जो संस्थापक हुआ ये हुआ सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना करी। सामंत सेन के बाद विजय सेन यहाँ का शासक बनता है। विजय सेन की बात करें तो सेन वंश का सबसे महान व सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन था। जैसे ही हमने बात करी थी धर्मपाल के बारे में, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली और महान राजा कौन था? धर्मपाल था। वैसे ही सेन वंश का सबसे महान व शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन था। विजय सेन के दरबार में भी एक कवि रहते थे जिनका नाम था श्रीहर्ष। क्या नाम था? श्रीहर्ष इनका नाम था। इनकी एक पुस्तक है विजय प्रशस्ति काव्य करके, ठीक है। विजय प्रशस्ति काव्य नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो बेसिकली विजय सेन के बारे में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इनके बाद हम लोग बात करेंगे अगले शासक की। तो अगला शासक था बल्लाल सेन, ठीक है। बल्लाल सेन अगला शासक बनता है। बल्लाल सेन ने क्या करा था? बंगाल में जो जाति प्रथा और दास प्रथा चल रही थी उसका अंत करा था, ठीक है। बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किसने करा था? बल्लाल सेन ने करा था। इन्होंने खुद की एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अद्भुत सागर, ठीक है। ये इनकी क्या है? एक अधूरी रचना है, ठीक है। इनकी एक अधूरी रचना है जिसका नाम है अद्भुत सागर। इसको पूर्ण करवाया था लक्ष्मण सेन ने, जो अगला शासक बनता है, ठीक है। अगला शासक बनता है लक्ष्मण सेन, जिसने बल्लाल सेन के अधूरी रचना अद्भुत सागर को क्या करा था? पूर्ण करवाया था। और इसने अपनी कैपिटल कहां रखी? लखनौती रखी थी। और यही क्या होता है? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक होता है, ठीक है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन होता है? लक्ष्मण सेन होता है। अब देखिए लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन के एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव। ये काफी इंपॉर्टेंट है जयदेव के बारे में, जिन्होंने क्या लिखी है? गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। अब एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जयदेव। जो जयदेव है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जो सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी आपको ये देखने को मिलता है गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं जयदेव, जो किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसके बाद देखिए ये अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद यहाँ पर गौड़ वंश का यहाँ पर शासनकाल चलता है। तो गौड़ वंश का संस्थापक कौन था? गौड़ वंश का संस्थापक था शशांक, ठीक है। शशांक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गौड़ वंश का संस्थापक जो शशांक था इसकी हत्या कर देता है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन ने इसकी हत्या कर दी थी शशांक की, और बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था, ठीक है। बोधि वृक्ष जिसके नीचे जो बोधि वृक्ष था बोधगया बिहार में, जहां पर महात्मा बुद्ध ने क्या करा था? ज्ञान की प्राप्ति करी थी, उसी बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। और हर्षवर्धन ने इसकी क्या करी थी? हत्या कर दी थी। अब देखिए शशांक और हर्षवर्धन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पर ये सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि शशांक ने क्या करा था? हर्षवर्धन के जीजाजी की हत्या कर दी थी। वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए गौड़ वंश का एक ही शासक हुआ था शशांक। इसके बाद यहां पर आ जाता है बल्लभी का मैत्रिक वंश। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बल्लभी का मैत्रिक वंश की, ठीक है। तो बल्लभी का जो मैत्रिक वंश था इसकी स्थापना करी थी, इसके संस्थापक थे भट्टारक। कौन थे? भट्टारक क्या थे? इसके संस्थापक थे। बल्लभी की बात करें तो बल्लभी क्या हुआ करता था? उस टाइम पे बौद्ध तथा जैन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। देखिए इससे पहले हमने बात करी गुजरात के मैत्रक वंश की। जो गुजरात में जो बल्लवी का मैत्रक वंश था उसकी बात करी। बंगाल में हमने पाल वंश, सेन वंश, गौड़ वंश पढ़ दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कश्मीर के राजवंश, ठीक है। कश्मीर के राजवंश में हम लोग देखेंगे तो कश्मीर में भी काफी सारे राजवंश आए। अब देखिए पहले हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तो देखिए कश्मीर का जो इतिहास है ये राजतरंगिणी नामक पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक है ये कल्हड़ ने लिखी है, जिसमें हमको टोटल कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कश्मीर में भी 3 राजवंश आए, जिनमें पहला था कारकोट वंश, दूसरा था लोहार वंश होना चाहिए, दूसरा था लोहार वंश, तीसरा था उत्पल वंश, ठीक है। लोहार वंश, कारकोट वंश और उत्पल वंश, इसकी जो याद करने की शॉर्ट फॉर्म है वो है काउल, ठीक है। काउल इसकी शॉर्ट फॉर्म है।
इसको का से हम लोग देखते हैं कारकोट वंश, ऊ से हम लोग देखते हैं उत्पल वंश, ल से हम लोग देखते हैं लोहार वंश। ठीक है, तो ये 3 वंशों का यहाँ पर शासनकाल चलता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राजतरंगिणी की, जिसके लेखक हैं कल्हण। जो कल्हण थे ये लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो कल्हण थे ये किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। जो हर्ष था वो क्या था? लोहार वंश का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग बात करें पहले वंश की, जो है हमारा कारकोट वंश। ठीक है, कारकोट वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो फाउंडर है, इसके संस्थापक हैं, वो हैं दुर्लभ वर्धन। ठीक है, कौन है? दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक हैं। दुर्लभ वंश के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था? ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा करी थी। ठीक है, इसका हमें पता चलता है राजतरंगिणी से कि जो दुर्लभ वर्धन है, दुर्लभ वर्धन के टाइम पीरियड पर ह्वेनसांग ने क्या करी थी? कश्मीर की यात्रा करी थी। उसके बाद जो हमारा दूसरा वंश है वो है लोहार वंश। लोहार वंश के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो हैं संग्राम राज। ठीक है, संग्राम राज है और इनका जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ जय सिंह। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उत्पल वंश की। उत्पल वंश का जो संस्थापक था वो था अवंती वर्मन। ठीक है, जिसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी करी थी। आप लोग सुनते होंगे अवंतीपुर करके, तो अवंतीपुर जो नगर है इसकी स्थापना करी थी अवंती वर्मन ने। ठीक है, तो देखिए ये सारे वंश थे, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इनके फाउंडर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कामरूप का जो वर्मन वंश है। ठीक है, कामरूप का वर्मन वंश की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक हैं वो है पुष्यवर्मन। कौन है? पुष्यवर्मन इसके संस्थापक हैं। और जो कामरूप का वर्मन वंश है, इनकी कैपिटल हुआ करती थी प्राग ज्योतिष। ठीक है, प्राग ज्योतिष नामक इनकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। कामरूप का जो वर्मन वंश है, इसका जो प्राचीन नाम है ये असम का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? कामरूप जो है ये असम का प्राचीन नाम है। पहले इसको कामरूप के नाम से जाना जाता था। अब बात करें कालांतर में जो कामरूप है ये पाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, कालांतर में कामरूप जो था ये क्या बन गया था? पाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी मतलब जो सीमावर्ती राजवंश थे उनके उदयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने पाल वंश पढ़ा, सेन वंश पढ़ा, गौड़ वंश पढ़ा जो बंगाल पर शासन चल रहा था। गुजरात में हमने बल्लभी का मैत्रक वंश पढ़ा। कश्मीर में हमने कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे वंश हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारे आते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, अब राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति होगी जिसमें हम लोग गुज्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज का जो गढ़वाल राठौर राजवंश था और चौहान या चाहमान राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो होगा ये नेक्स्ट सेशन में होगा, क्योंकि ये वाला काफी लंबा सेशन है, यूनिट नंबर 24। तो ये लंबा सेशन है तो इसको अलग से हम लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसी में करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं है लास्ट तक, तो आपको अच्छे से पूरी नॉलेज समझ में नहीं आती है। तो हमारे इसके बाद 2 ही यूनिट बचे हैं। इसके बाद हम लोग सीधे मध्यकालीन भारत हम लोग देखेंगे। मध्यकालीन भारत में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जब तुर्कों ने आक्रमण करा था सिंध पर, अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का। तो वो सारी चीजें हम लोग यूनिट नंबर 25 में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे 2 यूनिट बचते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से प्राचीन भारत को कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोज आपको प्राचीन भारत की वहां पर स्टार्टिंग से देखने को मिलती है। तो होप करता हूँ गाइज आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।